एनसीपी पर दावेदारी को लेकर अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा उनके साथ पार्टी के 42 विधायक, सभी 42 विधायकों ने एफिडेविट पर भी साइन किया। शरद पवार की तरफ से बनवाया जा रहा है वफादारी और निष्ठा का शपथ पत्र। एनसीपी के भविष्य के लिए आज का दिन अहम, पार्टी पर दावेदारी को लेकर शरद पवार और अजित पवार गुट की अलग अलग बैठक, किसके साथ कितने विधायक, आज साफ हो सकती है तस्वीर। महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई के बीच चाचा भतीजे के बीच पोस्टर बोर्ड जारी। शरद पवार के खेमे में पोस्टर में लिखा गया है, अकेले लड़ाई लड़ने चला है 83 साल का योद्धा। अजित पवार के गुट ने भी मुंबई में लगवाए पोस्टर। महाराष्ट्र में बदले समीकरण के बीच तेज हुई खेमाबंदी। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई शिवसेना कोटे के मंत्रियों की बैठक। शाम 7 बजे सीएम आवास से आएगा महाराष्ट्र का बड़ा सियासी संदेश। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर शिवसेना का बीजेपी पर तंज, सामना में लिखा, अब सिर्फ मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी का ही बीजेपी में शामिल होना बाकी। बीजेपी के लिए अब भ्रष्टाचार और नैतिकता कोई मुद्दा नहीं। पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल मनाएगी अपना 27वां स्थापना दिवस। पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक। सुबह 10 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर। जल्द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया ड्राफ्ट। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक से बदसलूकी करने वाला बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिए एनएसए लगाने के आदेश। मायावती की मांग, घर घर चलना चाहिए बुलडोजर। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गुरुवार से रामलीला मैदान में शुरू होगा उनका कार्यक्रम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरों से। कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसके अलावा महाराष्ट्र तट और गोवा में भी भारी बारिश का अनुमान। यूपी बिहार समेत दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश का अनुमान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर से जल का प्रकोप दिखाई दिया। आधे घंटे की बरसात में भारी जल जमाव की समस्या। सड़क पर बने गड्ढों से होते हुए गुजरी गाड़ियां। गुरुग्राम में तेज बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की समस्या बढ़ी। सुभाष चौक के पास सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव की वजह से पानी के बीच फंसे लोग, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से लेकर हीरो होंडा चौक तक जाने वाली सड़क पर लगा जाम। सुभाष चौक फ्लाईओवर के ऊपर लगा जाम। टायर की ट्यूब पर तैरता युवक सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र की मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव की समस्या बढ़ी। साइन के प्रतीक्षा नगर इलाके में भारी बरसात के बाद सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव होने से लोगों की बड़ी परेशानी। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन का जिले भर में बारिश को लेकर लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश। दक्षिणी अल्लापुझा में झमाझम बारिश के बाद स्कूलों में छुट्टी। केरल के त्रिशूर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। तूफानी हवाओं से जिले में कई जगहों पर उखड़े पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते ब्लॉक। लोगों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 घंटे की बरसात के बाद शहर हुआ जलमग्न। नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल खुली। शहर का मुख्य मार्ग पानी में डूब गया। गलियों कस्बों में भरा पानी। और 9 सेकंड न्यूज में आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी के आगरा में भारी बरसात के बाद जगह जगह जल भराव। सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर जल भराव से कई गाड़ियां चलने बंद हो गई। आम लोगों को आने जाने में दिक्कत। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन है तैयार। नदी किनारे बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली का कहर। जिले के अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती। बिहार के 7 जिलों में बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 9 लोगों की जान गई। हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। आसमानी बिजली से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड में झमाझम बारिश के बाद ऋषिकेश में नदी के बहाव के बीच फंसी कार। चीला मार्ग पर घासीराम नदी में था तेज बहाव। पुलिस की तत्परता की वजह से थार में बैठे लोगों की बची जान। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। ऋषिकेश में भी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया था घासीराम नदी का पानी। नदी के बीच से वाहन लेकर गुजर रहे राहगीरों को हो रही दिक्कत। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबरें।
हरिद्वार में हुई कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत। महादेव के जयकारों से गूंज रही है धर्मनगरी। हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने के लिए आ रहे कांवड़िए सावन के महाशिवरात्रि तक धर्मनगरी में जुड़ेंगे करोड़ों शिव भक्त। उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांवड़ यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने की मां गंगा की आराधना। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस ने की लोगों से अपील। लक्सर में करीब 22 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरेगी कांवड़ यात्रा। हर की पैड़ी के पास कांगड़ा घाट पर पानी में बहने से बचे 2 कांवड़िए। जल पुलिस के जवानों ने बचाई गंगा में बह रहे कांवड़ियों की जान। पुलिस के समझाने पर भी गहरे पानी में जाकर नहा रहे हैं कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को देखते हुए इस बार दिल्ली में 200 कांवड़ शिविर लगाने की तैयारी। दिल्ली में कांवड़ियों के एंट्री पॉइंट्स पर लगाए जाएंगे शिविर। शिविर में कांवड़ियों को स्वास्थ्य समेत मिलेंगी कई जरूरी सुविधाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली के पास नोएडा में जारी हुआ ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान। डाइवर्जन वाले रास्तों पर लगाई गई पुलिस की ड्यूटी। सेक्टर 14 के पास बनाया गया है कंट्रोल रूम। सावन की शुरुआत होते ही मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। झारखंड के देवघर में शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जुटे श्रद्धालु। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने की भगवान शंकर की आराधना। ओडिशा के भुवनेश्वर में सावन के पहले दिन मंदिरों में जुटे श्रद्धालु भक्तों ने लिंगराज मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के महीने में पूजा का विशेष महत्व। इस बार 31 अगस्त तक सावन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सावन के पहले दिन ही मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नागेश्वर नाथ मंदिर में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। शिव के जयकारों से गुंजायमान पूरा आसमान। यूपी के कानपुर में सावन महीने की शुरुआत होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। भगवान शंकर की आराधना कर लिया आशीर्वाद। और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का सियासी महासंग्राम। एनसीपी में पड़ी फूट को लेकर महाराष्ट्र में आज शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार और अजित पवार गुट ने बुलाई अलग अलग बैठक। आज पता चलेगा किसके साथ कितने विधायक। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार गुट का बड़ा कदम। आज होने वाली बैठक से पहले व्हिप जारी। शरद और अजित गुट ने जारी किया व्हिप। बैठक से पहले सभी विधायकों के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। एनसीपी के दोनों गुट आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शरद और अजित गुट शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाएगा ताकत। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दोनों गुट दिखाएंगे अपनी अपनी ताकत। अजित पवार गुट की आज एमईटी कॉलेज में होने वाली बैठक का विरोध। एमईटी कॉलेज ट्रस्ट के सुनील कर्णिक ने चैरिटी कमिश्नर को पत्र लिखा। राजनीतिक कार्यक्रम को परमिशन न देने की मांग की। एनसीपी में चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना कोटे की मंत्रियों की बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों की बैठक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज शाम को मुंबई से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। 6 जुलाई को दिल्ली में बुलाई गई बैठक, पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। एनसीपी में टूट और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। एनसीपी सांसद अमोल कोले ने की शरद पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा। पहले महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए इस्तीफा देने की अमोल कोले ने बात कही थी। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने अभी एक सरकार बनाई है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बनाई है। शरद पवार को अपना गुरु बताया। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले महाराष्ट्र में बीजेपी का वॉशिंग मशीन मिशन फिर से हुआ शुरू। महाराष्ट्र के सियासी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर एनसीपी विधायक रोहित पवार का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बाला साहेब और शरद पवार की खड़ी की गई पार्टी को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया है। एनसीपी में टूट के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की सख्त हिदायत। कहा कि जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ किया धोखा वो नहीं कर सकते मेरी तस्वीर का इस्तेमाल। एनसीपी मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अब विभागों के बंटवारे की तैयारी शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। कहा विभागों के बंटवारे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे लेंगे फैसला। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार के समर्थन में शिवसेना का उद्धव गुट। संजय राउत ने किया दावा। मौजूदा सियासी हालात के बाद भी कमजोर नहीं पड़ेंगे शरद पवार। एनसीपी में टूट पर छलके शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड के आंसू। कहा कि जिन लोगों के लिए पवार साहब ने इतना कुछ किया उन्होंने कुर्सी के लिए पार्टी के साथ दिया धोखा।
महाराष्ट्र में लगातार बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अजित पवार ने खोला एनसीपी का नया दफ्तर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के बाद मंगलवार को पहुंचे नए दफ्तर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। विधायक दल की बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा। बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट का बयान। कहा, कांग्रेस के विधायक ज्यादा, इसलिए लोकसभा के लिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज मेगा बैठक। समान नागरिकता कानून को लेकर मीटिंग में होगी गहन चर्चा। बोर्ड के 250 सदस्य होंगे शामिल। यूसीसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई बात। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का एबीपी न्यूज पर बयान। कहा, 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से नहीं है वास्ता। अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। कहा, जो चीज ही नहीं उसका विरोध बेमतलब है। कई धार्मिक संगठनों से मांगी गई है राय। आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत। कहा, भारत को और मजबूत बनाएगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का दावा। बोले, यूसीसी का मतलब मजहबी दंगों से मुक्ति। यूसीसी आने से देश में दूर होगी जातीय छुआछूत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का यूसीसी पर बयान। कहा, सभी धर्मों से बातचीत करके लाना चाहिए कानून। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपना रही है यूसीसी का हथकंडा। यूसीसी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान। कहा, बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 20 साल से है। 2 को लागू किया, अब तीसरे को लागू करने की हो रही है कोशिश। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तमाम पक्षों से करनी चाहिए बातचीत। सहमति के बाद बढ़ाए जाने चाहिए आगे कदम। मनजिंदर सिंह सिरसा का यूसीसी पर बयान। कहा, सिख समुदाय के ऊपर नहीं पड़ेगा यूसीसी का असर। सिख समुदाय में पहले से ही होती आ रही है आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियां। समान नागरिक संहिता पर विधायक भास्कर जाधव का बयान। कहा, यूसीसी के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी। हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शिवसेना यूबीटी नेता भास्कर जाधव का बड़ा बयान। यूसीसी पर बाला साहब ठाकरे की भूमिका पर कायम रहेगी शिवसेना। पहले ड्राफ्ट का इंतजार करेगी पार्टी। और 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। राजस्थान के सियासी हालात पर 6 जुलाई को कांग्रेस की अहम बैठक। वर्चुअली होने वाली इस बैठक में पायलट को लेकर किया जा सकता है फैसला। खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच भोपाल में पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लगाया जोर। पिछले 13 दिनों में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बंटवारे के बाद राज्य के लंबित मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, महाराष्ट्र में विधायकों को पद का लालच देकर साथ लाई बीजेपी। 24 में बीजेपी का होगा सफाया। जी किशन रेड्डी बने बीजेपी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष। सुनील जाखड़ को पंजाब और बाबूलाल मरांडी को झारखंड का जिम्मा। 6 राज्यों में भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे अध्यक्ष। पंजाब में बीजेपी के नए बने अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस से सिर्फ तंज कसने लायक। पंजाब में बीजेपी मजबूती से निभाएगी विपक्ष की भूमिका। झारखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा। कहा, 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी के इस्तीफे से किया इनकार। कहा, एजेंसियों के जरिए बीजेपी चाहे जितना करे परेशान, जनता के दिलों में है तेजस्वी। बिहार सरकार में मंत्री एसी सिंह ने तेजस्वी के इस्तीफे से किया साफ इनकार। कहा, महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी का असली चरित्र आया सामने। तेजस्वी के चार्जशीट मामले में जीतन राम मांझी ने नीतीश को याद दिलाई 2005 की घटना। उस वक्त अपनी ही पार्टी के मंत्रियों से नीतीश ने लिया था इस्तीफा। कहा, तेजस्वी को लेकर भी करें फैसला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रियंका और राहुल के मध्य प्रदेश दौरे पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी से किसी पार्टी की कोई नहीं है टक्कर।
और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में बिहार संग्राम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस आज। लालू यादव करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस में शुरू होगा कार्यक्रम। 5 जुलाई 1997 में लालू ने रखी थी पार्टी की नींव। आरजेडी के स्थापना दिवस में बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद का बड़ा बयान। बोले, जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी तब तक आजादी खतरे में रहेगी। बिहार के नालंदा में आरजेडी की बैठक में शामिल हुआ हत्या का आरोपी अरुणेश यादव। शीतला मैरिज हॉल में मंगलवार को थी युवा आरजेडी की बैठक। सूचना पर मृतक की मां ने किया हंगामा। बिहार के नालंदा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान। कहा, असामाजिक तत्वों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया करवाना आरजेडी का इतिहास है। अपराधियों को कानून का डर नहीं। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को भेजा निमंत्रण। रामविलास पासवान के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए दिया न्योता। चिराग पासवान के कहने पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। और चलिए अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। ममता बनर्जी की होगी माइनर सर्जरी। चोट की वजह से की जाएगी सर्जरी। हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के दौरान घायल हो गई थी ममता बनर्जी के पैर और कमर में लगी थी चोट। आज भाजपा मुख्यालय पर विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी मुख्यालय में पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय संघ और कैरिबियाई देशों के मिशन प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 18 राज्यों के SC/ST समुदाय के 180 प्रतिनिधि इसमें होंगे शामिल। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मिजोरम के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। मिजोरम में इस साल के आखिर में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। रामायण में भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले अभिनेता विक्रम मसलात कांग्रेस में शामिल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मौजूदगी मिली कांग्रेस की सदस्यता। पंजाब में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम। राज्य में बनाए गए 28 एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, 16 कार 56 बाइक से लैस है यूनिट। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बंद करवाएंगे मोगा का चंद पुराना टोल प्लाजा। 2008 को शुरू हुआ था टोल प्लाजा। अब तक 9 टोल प्लाजा बंद करवा चुके हैं पंजाब सरकार। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई किताब सेतुबंध का विमोचन। किताब के मराठी संस्करण का हुआ विमोचन। मोहन भागवत ने किया बुक का विमोचन। किताब 3 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी भाषा में उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के बागपत का दौरा करेगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। रटौल गांव में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत के मामले की जानकारी को लेकर तैयार होगी रिपोर्ट। सांसद ST हसन रहेंगे मौजूद। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। कहा, पेपर लीक के खिलाफ कानून सख्त करने के लिए विधानसभा में लाया जाएगा बिल। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अधिकतम सजा उम्र कैद करने को लेकर लाया जाएगा बिल। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेता डिसूजा ने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली भाजपा मुख्यालय के गेट पर किया प्रदर्शन। महंगाई और मुद्दों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस। और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में दलित युवक पर टॉयलेट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया। मध्य प्रदेश के सीधी में शर्मनाक हरकत करने वाले बीजेपी नेता पर SP अंजुलता पटले का बयान। बोली कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस आरोपी को नहीं बख्शेगी। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, मानवता को कलंकित किया, ऐसे अपराध के लिए कठोरतम सजा। मुख्यमंत्री बोले, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला को पुलिस की गाड़ी के बोनट पर लटकने का वीडियो सामने आया है। स्मैक के आरोपियों को पकड़कर थाने ला रही थी पुलिस। आरोपियों की मां ने किया पुलिस की कार्रवाई का विरोध। और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में देख लेते हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी बड़ी खबरें। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज आएंगे दिल्ली। 6 से 8 जुलाई तक होगी हनुमंत कथा। दिल्ली के IP एक्सटेंशन में होगा कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे कलश यात्रा का आयोजन। 7 जुलाई को दिव्य दरबार भी लगेगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए लाइव प्रसारण का भी बंदोबस्त किया गया है। करीब 1 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। दिल्ली के IP एक्सटेंशन के रामलीला मैदान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 4 दिनों तक कथा चलेगी। राजधानी दिल्ली समेत दूर के इलाकों से भी लोग जुट रहे हैं। लोगों के खाने पीने का इंतजाम और कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल।
मणिपुर में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद राज्य में हुई थी जमकर आगजनी। हालात सुधरने के बाद आज से खुले हैं स्कूल। मणिपुर के कई इलाकों में अब भी सुरक्षा बल तैनात है। शांति के लिए सेना और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इन समय 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल के बेलगाम हिंसा के मामले में सरकार और राज्यपाल के बीच विरोध। टीएमसी ने राज्यपाल पर लगाया भाजपा के लिए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बांकुरा मीडिया ब्लॉक में बीडीओ कार्यालय में ईडी पोल को लेकर तनाव। तृणमूल की स्वतंत्र प्रेस को रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। मीडिया ब्लॉक में काफी तनाव का माहौल है। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राज्य की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक टैक्सी ड्राइवर ने विदेशी महिला पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत की। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस। आरोपी टैक्सी ड्राइवर की तलाश तेज। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में खेत में मिला जिंदा बम। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में होने पंचायत के चुनाव। कई जगहों से आ चुकी है हिंसा की खबरें। बिहार के गया में सामने आया हनी ट्रैप का मामला। लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया युवक का अपहरण। जेईई की तैयारी कर रहा छात्र हनी ट्रैप में फंसा। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। सोनभद्र में भाजपा विधायक ने पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए अपनाया नया हथकंडा। प्रार्थना पत्र में पीड़िता की जन्मतिथि को गलत बताया। विधायक ने पेश किया निजी विद्यालय से फर्जी सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोतवाल से मांगी गई रंगदारी। शिकायत के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। चोरी के मामले में आरोपियों को बरी करने के लिए कोतवाल के पास आया था फोन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा। मिट्टी खनन करके बनाए गए गड्ढे मासूमों के लिए बने काल। नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत। एक ही परिवार के थे तीनों बच्चे। दिल्ली के पास नोएडा में ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। नौकरी पर रखने के बहाने 3 लोगों के साथ लूटपाट की। पीड़ितों की शिकायत पर 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एक देश एक विधान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में हलचल तेज है। खबरें ये हैं कि पहले यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में। यूसीसी को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और इस बीच केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आरिफ मोहम्मद खान ने यूसीसी पर सवाल उठाने वालों पर बड़े सवाल उठाए हैं। तो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का शरीयत पर बड़ा बयान। सिर्फ बादशाहों के लिए कानून बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान का यह बयान सामने आया है। इस्लामी कानून भेदभाव की बात करता है। केरल के गवर्नर का यह बयान। 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से वास्ता ही नहीं है। इस्लामिक कानून पर आरिफ मोहम्मद खान ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इसमें पूरे देश में बहस जारी है। और इस बहस के बीच में जो सबसे खास बात है वो ये है कि कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह के भ्रम हैं। और उन भ्रमों को दूर करने के लिए, या समझ लीजिए कि उन आशंकाओं की जो असली तस्वीर है वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि इस्लाम को ये कहा जाता है कि बराबरी का अधिकार इस्लाम देता है। पैगंबर साहब ने बराबरी की बात की। ये सारी बातें सामने आती हैं, आपने भी कई बार रखी। मुझे समझना ये है कि जब बराबरी मूलभूत अधिकार है इस्लाम के तहत, तो ये कॉमन सिविल कोड से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जो उनके नुमाइंदे हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो हमारे हक हुकूक छिन जाएंगे? आपने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया और अगर हम इस सवाल को, इसके जवाब को ठीक से समझ लें तो सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। कुरान में कोई संदेह नहीं है कि मानव प्रतिष्ठा की बात करता है। वलाक़द कर्रमना बनी आदमा, यानी ये नहीं कहता कुरान कि हमने मुसलमानों को प्रतिष्ठा दी है, बल्कि कहता है हर व्यक्ति को इंसान के नाते इंसान प्रतिष्ठा का अधिकारी है। अब समस्या जो पैदा हुई वो ये हुई कि मुस्लिम समाज में बहुत ही जल्दी प्रॉफिट साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के बाद बादशाहतें कायम हो गई।
बादशाहत में समानता नहीं हो सकती। बादशाहत अगर होगी तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, समानता नहीं हो सकती। और बादशाहों को अपनी सल्तनत चलाने के लिए कोई कानून चाहिए, वो कानून बराबरी के कानून नहीं हो सकते। लिहाजा उन बादशाहों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या कहा जाए कि उन बादशाहों की ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कानून लिख दिए, जिसमें जाहिर है कि ना समता थी ना व्यक्ति की प्रतिष्ठा थी। इस्लामी कानून का जानकार कहते हैं वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत, खुदा का कानून। कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत नहीं मानता है। लेकिन अब वो कानून को अगर आप कहेंगे कि ये इस्लामी कानून हैं, तो वो तो भेदभाव से भरे हुए हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है, और मैंने लिखा है कि जिसे ये कहते हैं मजहबी कानून, उसमें 90% से ज़्यादा भाग वो है जो सीधे सीधे कुरान की आयतों से टकराता है। 1986 में शाहबानो का केस हुआ जी। उस वक्त इन्हीं लोगों ने, जिनका आपने जिक्र किया, मैं नाम भी लेने में मुझे परेशानी होती है, पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने कहा कि 3 तलाक का कानून खुदा का कानून, इसको छू नहीं सकता कोई। और वही पर्सनल लॉ बोर्ड 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तो उन्होंने जो शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया, उसमें क्या कहा हाँ साहब, ये मेल प्रैक्टिस, मतलब ये क्या कहेंगे मेल प्रैक्टिस को, कि ये कुप्रथा है, ये नई चीज है, ये जुल्म है। ये एफिडेविट में उनके शब्द हैं। मेरे भाई जरा आंकड़े उठा के देखिए, मुस्लिम समाज में तलाक बंद नहीं हुई है, 3 तलाक बंद हुई है। और 3 तलाक के बंद हो जाने से 95% तलाक की दरों में कमी आई है। किसको उसका फायदा हुआ? उन मुस्लिम महिलाओं को जो तलाक के बाद सड़क पे जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, और उनसे भी ज्यादा उन बच्चों को जिनके माँ बाप के बीच में तलाक होने के बाद उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। आपने एक बड़ी बात कही, और यूसीसी के मद्देनजर आपने ये कहा कि ये जो इस्लामी कानून है, जो शरीयत 1937 का एक्ट है, 90% इनका कुरान से कोई वास्ता ही नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो बाकायदा इसी आधार पर वो मीटिंगें कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसका एहतजाज करेंगे, वो कह रहा है कि हम कतई नहीं मानेंगे, और उनके फॉलोअर भी, उनके मानने वाले भी हैं। तो ये जो स्थिति है, आप जो कह रहे हैं वो एक फैक्ट आप सामने रख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें तमाम उलेमा इकराम और धर्मगुरु हैं, वो उन्हीं इस्लामी कानून की वकालत करके उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो आखिरकार ये रास्ता कैसे निकलता आपको दिख रहा है इन हालातों में? मैं कहता हूं बड़ा आसान है। आप उनसे कहिए कि हमें लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं। उनसे कहिए कि आप मुस्लिम लॉ को, आज जो 1937 का कानून है वो घोषणात्मक है, वो कानून के प्रावधान क्या हैं वो नहीं बताता, वो केवल घोषणा करता है कि ये मामले मुस्लिम लॉ के तहत तय होंगे। मुस्लिम लॉ क्या है? हमारा यंग मजिस्ट्रेट जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है फैसला करने की, वो अदालत में पूछता है आपका धर्म क्या है? मुसलमान। वो कहता नहीं, मुसलमान तो आप हैं, ठीक है, ये बताइए आप हनफी हैं, क्या आप शाफई हैं, क्या आप हम्बली हैं, क्या आप मालिकी हैं, क्या आप जाफरी हैं? अब आप न्याय पाने के लिए अदालत में जाइए, और आपसे न्याय देने से पहले ये पूछा जाए कि आपकी धार्मिक आस्था क्या है, और धार्मिक आस्था के ऊपर एक ही अपराध के लिए अलग अलग न्याय होगा। ये स्वीकार्य है किसी सभ्य समाज के लिए? मेरा सवाल है फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसकी पैरोकारी करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसका कोई रिलेवेंस है? फिर अगर ये खुदा का कानून है
तो मैं आपके सवाल का जवाब सवाल के रूप में दे रहा हूं। क्या पर्सनल लॉ बोर्ड उन मुसलमानों को जो उन देशों में रहते हैं जहां पर पर्सनल लॉ नहीं है और पर्सनल लॉ अपनी आस्था अपने दीन पे चलने के लिए उतना जरूरी है जितना ये बताते हैं, तो क्या ये उनसे कहेंगे कि उन देशों को छोड़ के निकल जाएं? अगर खुद मुस्लिम देशों ने इस कानून को खत्म कर दिया है, मुस्लिम देशों ने 3 तलाक पे पाबंदी लगा दी, अरब देशों ने लगा दी है और आज से नहीं लगाई, ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी के शुरुआत से इन कानूनों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कुरान में एक आयत है, वो आयत ये कहती है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हाथ से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और उसके बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। और फिर आयत आगे कहती है लानत इन पर जो इन्होंने लिखा और लानत उस फायदे पे जो इन्होंने हासिल किया उस लिखने के नतीजे में। एक बात मैं आपको इससे और आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले हमने अरशद मदनी साहब का इंटरव्यू किया था और आप जो बातें कह रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें कह रहे हैं। उन्होंने एक तर्क दिया, उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनसे पॉलीगैमी के बारे में पूछा था, बहुविवाह के बारे में, उन्होंने कहा अगर 80 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति सक्षम है और उसकी 3 शादियां हैं, औलाद नहीं है, तो वो चौथी शादी करेगा। उन्होंने एक बात ये भी कही कि औरत जो है वो 40-45 साल की उम्र में बूढ़ी हो जाती है, लेकिन मर्द जो है 80 साल की उम्र में भी अगर उसको जरूरत है तो वो चौथी शादी करेगा। आप ये विंडो बंद नहीं कर सकते। आप इस तरह की तकरीरों का क्या जवाब होगा? मुझसे अगर आप जवाब पूछिए तो मैं तो खामोशी इख्तियार करूंगा, इसलिए कि इससे ज्यादा गैर इंसानी ये तो वो बात कहना है कि जिसका मतलब इंसान को इंसान न रहकर जानवर बना देना है। अरे कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है शादी के लिए, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आमतौर से कहा जाता है कि ये मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। गलीजा लफ्ज का इस्तेमाल करता है कि जिसकी स्पेशल सैंक्टिटी है। कुरान कहता है किसी भी इंसान के दिल में किसी भी इंसान के जिस्म में हमने 2 दिल नहीं बनाए हैं। कुरान कहता है वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो। मैंने पूछा कि क्या ये निर्देश केवल पुरुषों को दिया गया है कि उस महिला से शादी करें जो पहले से शादीशुदा ना हो? तो जो अरबी भाषा के बहुत ज्ञानी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इसके व्याकरण के अनुसार हम जाएंगे तो ये निर्देश पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले आपने जो बातें कही हैं बड़ी तार्किक बातें हैं और मुझे लगता है वो बातें आगे तक जाएंगी, लेकिन मैं आखिर में आपके जज्बात समझना चाहता हूं संक्षेप में कि आपको क्या लगता है। हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023 में, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्या लगता है कि अगले साल की शुरुआत में सूरज देख लेगा अपने हिस्से का? अब आपकी उम्मीद में पूछ रहा हूं, तर्क आपने सारे दे दिए, उम्मीद आपकी क्या है आखिर में, बस ये बता दीजिए। भाई मेरी उम्मीद तो ये है कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अगले साल नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्यों? एक तो पहली बात तो ये है कि संविधान इसको हमारा दायित्व बताता है। दायित्व का अगर आप ट्रांसलेशन करिए तो भारत के राज्य का ये धर्म है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो शासन चलाने में जो बुनियादी उसूल हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। यूसीसी आने के बाद कम से कम, ये तो यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि किसी को कहा जाएगा कि तुम मुसलमान निकाह करना चाहे निकाह करें। हिंदुओं में उत्तर प्रदेश में 7 फेरे होते हैं, केरला में नहीं होते फेरे।
ये सारी विविधताएं रस्मों रिवाज की विविधताएं। भारत में किसी को इन विविधताओं को लेकर परेशानी नहीं। मुस्लिम कानून में पति को शारीरिक संबंध से पहले पत्नी को मेहर अदा करना चाहिए। क्या यूसीसी ये कहेगा कि तुम पैसे मत दो? नहीं, आपको अपने रस्मों रिवाज पर कायम रहने की पूरी आजादी है। लेकिन अगर आपके बीच में डिस्प्यूट होता है तो यूसीसी ये इंश्योर करेगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उससे ये नहीं पूछा जाएगा न्याय देते वक्त कि तुम्हारा संबंध किस धर्म से है जी, तुम्हारा संबंध किस संप्रदाय से है। न्याय सबके लिए समान होगा। ये यूसीसी का उद्देश्य है जी। इसको ये लोग जानबूझ के लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं ताकि इनकी जो चौधराहट है इनके पास लोग आए और इनसे फैसला कराएं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आपको शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी चीज़ें इतने विस्तार से क्लियर करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपने जो बातें कही हैं वो इस विमर्श को आगे ले जाएंगी और लोकतंत्र में जो विचार आने चाहिए उन विचारों की परंपरा को और ज़्यादा समृद्ध करेंगी। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। तो एबीपी न्यूज पर केरल के राज्यपाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा और इस विस्फोटक इंटरव्यू के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर विरोधियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर हमला बोला। तौकीर रजा ने कहा कि आरिफ मोहम्मद को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। तौकीर रजा ने आरिफ मोहम्मद पर मजहब बदलने का आरोप लगाया है। यूसीसी को लेकर तौकीर रजा ने कहा कि सच्चा मुसलमान कोई भी कानून आ जाए इस्लामिक कानून को ही मानेगा। पहले ये बताएं कि वो उनको बोलने का क्या अधिकार है, क्योंकि अगर वो मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, इस्लाम के मुतालिक उन्हें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपना मजहब बदल चुके हैं। अपने थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी सी दुनिया हासिल करने के लिए जो अपना ईमान देने को तैयार हो जाता है, हम उसके किसी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने में केवल 2 दिन बाकी है। वहीं चुनावी रैलियों में हिंसा की खबर लगातार आ रही है। यहाँ पश्चिम बंगाल के देगंगा में टीएमसी की रैली में हिंसा की खबर है। देगंगा में टीएमसी की रैली पर बमबाजी की गई, जिसमें 17 साल की एक लड़की की जान चली गई है। टीएमसी ने सीपीएम और आईएसएफ पर हिंसा का आरोप लगाया है। तो 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव, लेकिन उससे पहले लगातार रैलियों में हिंसा की खबर सामने आ रही है। देगंगा में टीएमसी की रैली में बमबाजी हो गई है, जिसमें 17 साल की एक लड़की की जान चली गई। इधर टीएमसी ने सीपीएम और आईएसएफ पर हिंसा का आरोप लगाया है।